देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें, ये आपको देखो ऑक्सीजन किससे प्रूफ हुआ था? एमओटी थ्योरी से। नहीं तो पहले यही मानते थे लोग कि जो ऑक्सीजन होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन फाइनली एमओटी ने प्रूफ किया था कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अ कीटोन। अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन मिलेगा आपको। बताओ इसमें से कौन सा आंसर है जिसका ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन मिलता है? ए बी सी डी में से आपको कौन सा आंसर लग रहा है जैसे आप उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा? ये अल्कोहल वाले में मैंने आपको कई बार रिपीट किया था, ध्यान करो कि जब भी हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? अंबिका, ओके। यामिनी एंड सुमित, सुमित ओके एंड यामिनी। देखो इसको अब याद करना आपने, ठीक है? अब याद करोगे आप कैसे? जब प्राइमरी अल्कोहल अगर आप लोगे, प्राइमरी अल्कोहल जैसे आपने ले लिया, सपोज करो CH3 CH2OH, दिस इज प्राइमरी। आप जैसे इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करोगे तो अगर ये माइल्ड हुआ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हमने ले लिया PCC, तो ये बना देता है एल्डिहाइड CH3CHO। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो प्राइमरी अल्कोहल चेंज हो जाता है एसिड में। ये याद करना पड़ेगा आपको, ये बन जाएगा एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग, जैसे K2Cr2O7 और KMnO4 एसिडिफाइड या एल्कलाइन, ये एसिडिफाइड है, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और माइल्ड में कौन कौन से आएंगे? माइल्ड में आते हैं PCC हो गए या Cu हो गए, ध्यान रखना। तो अगर ये लिया आपने तो एल्डिहाइड बनेगा, अदरवाइज एसिड बन जाएगा। सेकेंडरी के केस में क्या होगा? सेकेंडरी का मतलब ये OH यहाँ आ गया, तो जब ये OH इधर आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जब दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इधर भी C है इसके और इधर भी C है, तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। सेकेंडरी अल्कोहल का हर हमेशा क्या होगा? कीटोन बनेगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल इज द राइट आंसर। अब टर्सरी में क्या होगा? देखो टर्सरी में एल्कीन बन जाता है, ध्यान रखना। टर्सरी अल्कोहल में एल्कीन बन जाता है। कैसे? ये जब टर्सरी आप बनाओगे तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। टर्सरी वाले में ध्यान रखना कि क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा, दूसरे से हाइड्रोजन से, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये OH निकलेगा, तो H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 और ये CH2। तो इसका क्या बन गया? एल्कीन बन जाएगा। तो टर्सरी अल्कोहल से एल्कीन बन जाता है। बनना चाहिए था क्या कुछ और चीज, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन प्रिफर होने से ऑल ऑफ द अबव तो कैंसिल हो गया, ठीक है? तो ये याद रखना आपने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या क्या बनता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ कंपाउंड आर इनेंशियोमर? इनेंशियोमर मीन्स होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ इट्स मिरर इमेज। अगर आप मिरर इमेज में करोगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, उस पेयर को हम कहते हैं इनेंशियोमर। अब इसमें से बताओ, मिरर इमेज तो होनी चाहिए। जैसे आप बीच में मिरर रखोगे तो आपको वही चीज दिखाई देगी, ऐसे मिरर रखोगे तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, जैसे आप मिरर में रख के करते हो। तो मिरर इमेज होगी लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा एक दूसरे का, उसे कहते हैं इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर मीन्स मिरर इमेज ऑफ इट्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ इट्स मिरर इमेज। तो आपको कौन सा लग रहा है? अब आपने डेफिनेशन पढ़ी है लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एप्लीकेशन आता है। ओके सुमित, अंबिका, और कोई आंसर इसके अलावा? यामिनी? चलो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर
16 का आंसर बिल्कुल सही बताया दोनों ने, सुमित एंड अंबिका, वेरी गुड। देखो कैसे देखोगे, CH3 बिल्कुल सही है, CH3 बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखो OH यहाँ पे तो ये बिल्कुल सामने दिख रहा है आपको, क्योंकि जब मिरर देखोगे तो मिरर के बिल्कुल सामने दिखेगा। H दूर दिख रहा है तो H दूर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे H सामने है तो इसलिए बिल्कुल H सामने दिख रहा है आपको। OH दूर है तो यहाँ पे OH भी दूर है। और जब आप इसको ठीक इसके ऊपर रखोगे तो क्या होगा, बिल्कुल ओवरलैपिंग भी नहीं होगी, ठीक है, कंप्लीट ओवरलैप भी नहीं होगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आप कोई भी कंपैरिजन करके देखोगे तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे OH है, ये OH है, लेकिन यहाँ पे H है, ये OH है, तो कैंसिल आउट हो गया। ऐसे देखो यहाँ पे H और OH है, यहाँ पे OH है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे OH H है, यहाँ पे HH है, तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सीधा एक स्टेप को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मिरर इमेज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन पार्ट है इसका। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन सॉलिड द मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज प्रेजेंट। किसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा? तो मेटल एक्सेस का मतलब समझ गए, कौन सी चीज हो सकती है? मेटल एक्सेस एग्जाम्पल आते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप तो पढ़ के चले जाओगे पूरी थ्योरी और वहां पे आ गया क्वेश्चन एग्जाम्पल का, और एग्जाम्पल हमने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर कुछ हो नहीं सकता उसका। उसका कोई ऑप्शन नहीं है। थ्योरी आसान होती है, थ्योरी तो हर कोई बता देगा, एग्जाम्पल को बताना मुश्किल होता है, इसीलिए एग्जाम्पल को पढ़ के जाना। मैं बार बार यही कह रहा हूं आपसे। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। देखो NaCl, NaCl कौन सा डिफेक्ट होता है? शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, और AgCl कौन सा डिफेक्ट होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, KCl में भी कौन सा डिफेक्ट होता है? KCl में भी शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाता है। KCl भी शॉर्ट की डिफेक्ट वाला है इन जनरल। ठीक, तो इसमें से एक ही आंसर है हमारे पास, ZnO। जिंक ऑक्साइड क्या करता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो करता है। हाँ सुमित, राइट आंसर है, C इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन आता है आपके पास जो बोर्ड में पूछा हुआ था पहले, वो मैं बता देता हूँ। वो कहता है व्हाट हैपन्स, इसका कलर होता है व्हाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आया था? ऑन हीटिंग ZnO becomes yellow, why? ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ऑन हीटिंग ZnO जिंक ऑक्साइड बिकम्स येलो, व्हाई? ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, कैसे, कोई किसी को आंसर पता आपको इसका? कि अगर आपने हीटिंग किया, ये मेटल एक्सेस वाला है, ध्यान रखना, इसमें मेटल एक्सेस यूज होगा। तो कहता है कि कैसे, अगर हम, ये तो व्हाइट होता है कलर में, लेकिन जैसे हम इसे हीटिंग करेंगे इसका कलर येलो हो जाएगा, लेकिन ये एप सेंटर नहीं है, ध्यान रखना, इसका आंसर एप सेंटर नहीं है। एप सेंटर के लिए आपको क्या क्या याद रखना है? एप सेंटर का ये है, NaCl भी एप सेंटर में आता है, NaCl, LiCl, एक्सेस होता है उसमें Na का, और KCl। ठीक है, लेकिन इसका जो ZnO का है, इसके लिए क्या होगा? देखो जैसे आपने जिंक ऑक्साइड को हीटिंग करते हो, ये किस में टूटेगा? Zn2+ में, ऑक्सीजन में, और 2 इलेक्ट्रॉन में। तो जो ये प्लस चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज क्या होता है? ऑक्यूपाई कर जाता है एक्स, इस कहाँ? इंटरस्टिशियल साइड पे, इंटरस्टिशियल साइड पे। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाएगा, इस तरीके से जो खाली जगह होती है वहां पे 2+ आ जाएगा, और इसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड में भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जब भी कलर का रीजन आता है तो इलेक्ट्रॉन ही होता है और कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा कई बार अलग अलग मैटर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें कलर डेवलप हो जाता
एप सेंटर में भी कलर डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जहां पे भी कलर डेवलप होगा उसका एक ही रीजन है बस पूरे केमिस्ट्री में, वो है इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से उसमें कलर डेवलप होगा, लेकिन अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से बता देते हैं, लेकिन मेन रीजन है इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो ये क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसे सीरीज में क्वेश्चन देता है आपको कि पहले हमने PCl5 लगाया तो ये हो गया, देखो Cl आ गया, फिर दोबारा PCl5 लगा दिया तो ये हो जाएगा SOCl। तो बताओ इसमें x और y क्या होगा। अगर आपने इसके x के साथ PCl5 लगाया तो ये बनेगा, और y के साथ PCl5 लगाया तो ये बनेगा। तो इसमें बताओ x और y क्या होगा। ये सीरीज x की है और ये y की है, तो आपको इसमें से कौन सा लग रहा है x और कौन सा लग रहा है y। दिखने में देखो ये क्वेश्चन, अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आप बोलोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जैसे आप यहाँ देख रहे हो अभी आपको लगेगा टफ क्वेश्चन है। बस यही डिफरेंस होता है कि जब तक आपको उसके बारे में पता ना होगा, और ये अभी मैं आपको जब तक आप देख रहे हो तब तक आपको लगेगा ये क्वेश्चन बताया नहीं, और जैसे मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा आप बोलोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हमने कई बार किया हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है। तो आपको कभी भी क्या करना है, जब भी पेपर आएगा उसको 2-3-4 बार रिवाइज करना है पूरा। ठीक है, पढ़ते जाओ। हाँ ओके सुमित, और इसके अलावा कोई आंसर, तो वो क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा, कुछ ना कुछ उसकी ट्रिक याद आ जाएगी कि कैसे हमने किया था, क्या चीज करनी है। ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। देखो पहले चीज क्या है, अभी हमने पढ़ा भी था कि PCl5 का काम क्या होता है। PCl5 क्या करता है, एल्कोहल को किस में चेंज कर देता है, एल्कोहल को हेलो एल्केन में चेंज कर देता है। ये तो हमने अभी भी किया था, और वही चीज अभी मैं बता रहा हूं आपको। अब आपको ये लगेगा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब एल्कोहल यानी जहां पे OH ग्रुप होगा ये OH को हटाएगा और वहां पे क्या ले आएगा, Cl ले आएगा, बस और कुछ काम नहीं इसका। जहां पे भी OH आएगा उसको हटाएगा, Cl ले आएगा। अब देखो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर यहीं पे खत्म हो गया जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, और ये स्टेटमेंट आपको पहले भी पता था। अब देखो पहला वाला हो नहीं सकता, दूसरा वाला हो नहीं सकता, थर्ड और फोर्थ में से चेक करते। तो थर्ड और फोर्थ में से यही है आंसर, क्योंकि जैसे आपने C2H5OH रखा और उसमें PCl5 लाओगे तो इसका काम क्या है, OH को हटाना और Cl लाना, तो C2H5Cl हो गया। तो ये अब इन दोनों में से अब ये डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर आपके पास, और रोल मैंने आपको बता दिया। तो अब देखो ये वाला थर्ड वाला ट्राई करके देखो। थर्ड वाला क्या है, CH3COOH। अभी मैंने आपको क्या बोला, PCl5 करता क्या है कि जहां पे OH है इस OH को हटाएगा और क्या ले आएगा, Cl ले आएगा, बस बाकी कुछ नहीं करेगा वो। जहां पे भी OH है उस OH को हटाएगा वो और Cl ले आएगा। तो क्या बन गया यहाँ पे, CH3COCl। ये देखो CH3COCl, तो इसलिए C इज द राइट आंसर। और अभी जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो आपको लगेगा क्वेश्चन तो हमें बताया नहीं है। ठीक है, तो बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन जब से आंसर पता चला आपको, आप बोलोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये प्रैक्टिस बेस्ड है, ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूं आपको। ये देखो PCl5 का काम क्या होता है, जहां पे भी OH होगा उसको हटाएगा, लेकिन एरोमेटिक का नहीं होना चाहिए। बस ये एरोमेटिक का OH होगा तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बाकी एलिफेटिक वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस OH को नहीं हटा पाएगा, ध्यान रखना। एरोमेटिक के केस में नहीं होता, एलिफेटिक के केस में होता है, इसीलिए C इज द राइट आंसर। ठीक है, तो समझ में आया आपको या नहीं आया। ऐसे ही होता है, जो आपको लगेगा टफ क्वेश्चन है, लेकिन टफ कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, बस आपको वहां पे समझने में मिस कर गए होंगे आप लोग जो चीजें, या आपने उसको ध्यान नहीं दिया होगा। अदरवाइज क्वेश्चन कोई भी इसमें टफ नहीं है। अब देखो 19 क्वेश्चन में डी ग्लूकोपायरानोज है, और टू फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोपायरानोज, टू फॉर्म कौन से होंगे, अल्फा और बीटा फॉर्म, ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज। एक ही बात है, दोनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है, अब बताओ अगर अल्फा और बीटा फॉर्म होते तो उसके लिए एक नाम बोला था मैंने,
और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये नाम बोर्ड में 3 और 4 टाइम्स आया है। प्रीवियस 10 ईयर में देखोगे तो ये नाम आपको दिखेगा कम से कम 3-4 टाइम्स। चेक करके देख सकते हो आप लोग। तो बताओ इसमें से कौन सा नाम था वो। अल्फा और बीटा दो फॉर्म में होता है ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो इसके लिए एक स्पेशल नाम यूज होता है, उसके लिए कौन सा नाम यूज होता है? ओके, अंबिका। और कोई नाम आंसर? इसे याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू आपने उसके कॉन्सेप्ट को याद रखना है। क्वेश्चन से हमारा राइट आंसर से मतलब नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो इसके लिए यूज होता है एनोमर, इसको ध्यान रखना। ये एनोमर कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो अभी तो डेफिनेशन आएगी नहीं तो आता व्हाट इज एनोमर। एनोमर का मतलब जब C1 कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें डिफरेंट होता है, डिफरेंट C1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसे कहते हैं एनोमर ग्लूकोज के टर्म्स में। और फ्रक्टोज के टर्म्स में होता है C2 में कॉन्फ़िगरेशन चेंज, यानी अगर C2 में अल्फा और बीटा फ्रक्टोज हो गए तो इन दोनों का पेयर भी एनोमर होता है। और ग्लूकोज में भी दोनों हो गए अल्फा और बीटा, इसका भी पेयर होता है एनोमर। इनको छोड़ के बाकी जहां पे भी चेंज होगा उसे कहते हैं इपीमर। तो ये दोनों आते हैं, इपीमर और एनोमर। इपीमर अगर C3 में चेंज हो गया, C4 में चेंज हो गया, बाकी और कहीं भी चेंज हो जाएगा तो इपीमर आता है। लेकिन एनोमर क्या आता है? अगर ग्लूकोज में C1 पे चेंज हुआ, यानी ग्लूकोज हुआ अल्फा और बीटा ग्लूकोज, या फिर अल्फा और बीटा फ्रक्टोज, तो इस केस में एनोमर होता है। और बाकी सारे केस में अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है उसे कहते हैं इपीमर। और इनैंशियोमर मैंने अभी बताया था आपको कि नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ इट्स मिरर इमेज। और आइसोमर आपको पता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर आ गया 20 पे, ठीक है। इसके लॉजिक को समझना आपने, मेन है लॉजिक। तो इसमें 20 क्वेश्चन में है द मोर एक्टिवनेस ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू, किसकी वजह से वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन में वो रिएक्शन नहीं करता क्योंकि उसकी रिएक्शन क्या होती है? एक्सप्लोसिव होती है बहुत ज्यादा। तो उसका जो मेन रीजन है वो क्या होता है? ओके, अंबिका। और कोई आंसर? ओके, अंबिका। और इसके अलावा कोई आंसर? ओके, सुमित। देखो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जितने हेलो एल्केन्स आपने पढ़े होंगे वो हेलो एल्केन्स में फ्लोरीन आपको कहीं नहीं दिखता, ठीक है। जब भी फ्लोरीन की रिएक्शन हो तो बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट, वेरी एक्सप्लोसिव हो जाता है, ठीक है। इसीलिए फ्लोरीन की रिएक्शन करवाते नहीं है वो। जो भी आपने रिएक्शन देखी होगी वो क्या होती है? ओके, सुमित, यामिनी। और इसका आंसर फिर से अंबिका ने सही बताया है, फर्स्ट वन। देखो एक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ? एक्टिवनेस का मतलब ये हुआ कि जो फ्लोरीन और फ्लोरीन होता है इसकी एनर्जी जो होती है बहुत कम होती है। अभी बताया था आपको कल की इसमें रिपल्सन हो जाता है, आपस में बॉन्ड तो बनेगा लेकिन इसके बीच में रिपल्सन हो जाता है। रिपल्सन होगा तो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड वीक होता है, इसका लेस एनर्जी होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है। और लेस एनर्जी होगी, एकदम से होगा, पता नहीं चलेगा, फटाक से हुआ धड़ाम, बस। तो क्या है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने फ्लोरीन को डाला देखा विस्फोट हो गया यहाँ पे, ड्राई। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, लेस होती है, क्योंकि ये तो खुद ही क्या है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तो लड़ने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है और जल्दी टूट जाएगा। तो जैसे ही आपने डाला एकदम से रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन हो जाएगी तो वो अनकंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल में नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी रिएक्शन को करवाते नहीं है। इससे ज्यादा जितना फायदा होना था उससे ज्यादा घाटा हो जाता है उससे, ठीक है। तो जो घाटा होता है इसलिए वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन को करवाते नहीं है, कहते हैं हम बाद में बना लेंगे फ्लोरीन को। किससे? स्वार्ज रिएक्शन से हम फ्लोरीन को बना लेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई घाटा हो। तो इसीलिए
फ्लोरीन कभी भी रिएक्शन में नहीं आता है हेलो एल्केन के टर्म्स में। ये आपको बताया था, केवल एकमात्र रिएक्शन है श्वार्ट्ज रिएक्शन जिससे फ्लोरीन बनता है, बस ये कंट्रोल्ड होती है, बाकी में नहीं होता। ठीक है, तो ये आंसर हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज, सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा होगा? तो ये भी काफी चला हुआ है, इससे पहले भी आपने कई बार देखा होगा सल्फर का फॉर्मूला। तो आपको कौन सा आंसर इसमें से लग रहा है, क्लिक करके बता दो एक बार, आपको कौन सा लगता है कि ये वाला सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए? ओके अंबिका, और इसके अलावा? तो इसका आंसर भी अंबिका ने सही दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सल्फर में होता है क्रोन लाइक स्ट्रक्चर, क्रोन 1 2 3 4 5, फिर यहां से आ जाएगा 1 2 3, ये होता है क्रोन लाइक स्ट्रक्चर। क्रोन लाइक सल्फर का कैसा स्ट्रक्चर बनता है, क्रोन लाइक। ठीक है, ये चेयर होता है, दो फॉर्म होती है इसकी। हाँ सुमित राइट आंसर है। ठीक है, तो सल्फर का रखता है क्रोन लाइक स्ट्रक्चर, तो ये होता है S8, इसमें 8 है देखो, 1s 2s 3s 4s 5s 6, और ये सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में नहीं बनाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा S8, बाकी के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जनरली हम सल्फर तो लिखते हैं, लेकिन इसका जो सॉलिड स्टेट में जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, S8। अपनी सहूलियत के लिए हम SS लिख देते हैं हर एक केस में, नहीं तो जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है वो है S8। और ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। अब इसमें से अच्छा ये आइसोमेरिज्म आपके पास आएगा नहीं शायद। ठीक है, 23 वाला क्वेश्चन बता दो, 23 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉलेबल इन वाटर, जो सबसे जल्दी वाटर में सॉलेबल हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो ये तो आपको बताया था, जो भी वाटर में सॉल्युबल होगा वो किसको फॉलो करता है, हाइड्रोलाइसिस। किसमें होती है, SN1 रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस होगी। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर एक्शन करोगे आप तो SN1 को फॉलो करता है। और आपको पता है कि SN1 का ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टिविटी का। जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वही आपका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इसमें से आपको कौन सा आंसर लग रहा है? यही है, देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं। जो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, और कई बार इसे कह देंगे हाइड्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, इसी को कई बार क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस में पूछा हुआ है, कई बार इसी को पूछ दिया कि वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल, तो लैंग्वेज चेंज हो गई बस। तो हाइड्रोलाइसिस किसको फॉलो करता है, SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है। SN1 का ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, यानी जो टर्सरी होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा, यानी वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, फिर सेकेंडरी वाला, और सबसे लास्ट में प्राइमरी वाला। तो आप बताओ इसमें से कौन सा आंसर पे क्लिक करोगे? तो इसीलिए इसको सारे क्वेश्चन को आप सीरियसली करोगे, तब आपको डिफरेंट नहीं लगने का। नहीं तो अभी आपको जो को पेपर तो दिख रहा है आपको ये, तो ये आपको हर एक क्वेश्चन नया दिखेगा। तो नया का लॉजिक ये नहीं है कि एक्चुअल में नया है, बल्कि हमने जो कॉन्सेप्ट अभी उसमें समझा नहीं है, उसमें अभी और मेहनत है। तो अभी आपको और तरीके, अच्छे तरीके से उससे समझना पड़ेगा। हाँ सुमित ओके, और अंबिका एंड यामिनी। ठीक है, तो ये दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, टर्सरी। तो टर्सरी तो अभी हम कह ही रहे थे, टर्सरी ब्यूटाइल वाला, तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा टर्सरी। फिर सेकेंडरी, तो ये नंबर 1 पे चला जाएगा, फिर सेकेंडरी चला जाएगा, फिर ये प्राइमरी चला जाएगा, और ये फिर लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो ऑर्डर भी आ गया, तो ऑर्डर भी आप कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डर तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो ये आपके 23 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गए। ठीक, आपके इसके आगे के क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करके फिर मुझे सेंड करना। तो इवनिंग तक फिर हम लोग कल इसको डिस्कशन करते हैं। कल तो लगभग सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे, क्योंकि आगे के कई बार रिपीटिशन हो जाती है चीजों का। तो यहां तक में कोई डाउट है किसी को आप में से, एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।
हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। ओके।